हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और इसमें हमने आप लोगों को अधिशोषण से प्रारंभ करके हमने आपको छोड़ा था कि हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जो कोलाइडी विलयनों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उस वर्गीकरण में हमने पहला आधार माना था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और उस भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोगों ने जो अध्ययन कर लिया है वो किया है ठोस एरोसॉल, द्रव एरोसॉल, पायस। ठीक है, 3 प्रकार के हम पढ़ चुके हैं। हमने ठोस में आपको बताया था कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है उसे हम कहते हैं ठोस एरोसॉल। और इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, धूल है, वायु में जो धूल के कण हैं और इसके बाद में जो धुआं है। फिर इसके बाद हमने आपको द्रव एरोसॉल के बारे में बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था है वो हमारी द्रव रहेगी और जो परिक्षेपण माध्यम है वो हमारा गैस हो जाएगा, उसे द्रव एरोसॉल कहेंगे। पायस में दोनों द्रव अवस्थाएं होती हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक है यानी कि चौथा प्रकार है हमारे पास फॉर्म या झाग। फॉर्म या झाग। तो फॉर्म या झाग क्या होता है? झाग सभी ने देखी होगी, जैसे साबुन की झाग है। तो फॉर्म या झाग क्या है कि ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो गैस है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? गैस, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या हो जाएगा? द्रव। यानी कि कह सकते हैं फॉर्म या अगर झाग की बात करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, फॉर्म या झाग कहलाते हैं। फॉर्म या झाग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कोलाइडी विलयन होने चाहिए जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, उन्हें हम कहते हैं फॉर्म या झाग। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में साबुन है, साबुन की जो झाग होती है यानी कह सकते हैं साबुन की झाग। इसके बाद में सोडा वाटर है, कोका कोला है। तो ये सभी जो क्या हैं, ये झाग या फॉर्म के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला आधार था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि कोई दूसरा आधार उठाते हैं, जैसे दूसरा आधार हम उठा लें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर, यानी कि अब हम दूसरे प्रकार से कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उस दूसरे आधार का नाम क्या है? दूसरे आधार का नाम है हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम
के मध्य आकर्षण के आधार पर, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण है, जो लगाव है, तो उसके आधार पर अगर हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करेंगे तो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो अगर हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण है या जो लगाव है उसके आधार पर अगर हम कोलाइडी विलयनों को बांटते हैं तो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही और नंबर 2 द्रव विरोधी। ठीक है, दो प्रकार के हो जाएंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपके पास द्रव स्नेही कोलाइड या द्रवरागी कोलाइड, और दूसरा हो जाएगा द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरागी कोलाइड। अब अगर द्रव स्नेही या द्रवरागी कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे ही परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आएगी तो तुरंत ही हमें पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है उन कोलाइडी विलयनों को द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो होगा उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो जितने भी आपके पास द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी क्यों होती हैं कि क्योंकि इन कोलाइडी विलयनों का जो स्कंदन है या जो अवक्षेपण है वो आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इन कोलाइडी विलयनों का जो स्कंदन या अवक्षेपण होता है वो आसानी से नहीं होता है। इसीलिए जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो आपके होंगे कैसे स्थायी, यानी कि इनका स्थायित्व तो अधिक होता है। अगर किसी कारणवश इनका स्कंदन हो भी जाए, मान लेते हैं कि हमने कुछ प्रयास किए हैं जिसके बाद में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो गया है। अब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का जब स्कंदन हो गया है तो उस स्कंदन के पश्चात हमें जो भी अवक्षेप प्राप्त हुआ है उस अवक्षेप से हम पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं उत्क्रमणीय कोलाइड भी इसे कहने लगते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय कोलाइड। अब एक बार द्रव स्नेही कोलाइड की देख लीजिएगा कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगाव अधिक होता है तो उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जितने भी द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं यानी कि द्रव स्नेही कोलाइडों का स्थायित्व अधिक होता है क्योंकि इनका अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है। यदि अवक्षेपण हो भी जाए तो प्राप्त अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हम इन कोलाइडी विलयनों को उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं।
इसके बाद जितने भी आपके पास द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होंगे, उन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में जो परिक्षिप्त प्रावस्था का पृष्ठ तनाव है वो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का जो पृष्ठ तनाव होता है वो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखिएगा, एग्जाम्पल में है गोंद, कामा स्टार्च, कामा जिलेटिन, कामा प्रोटीन, कामा हीमोग्लोबिन, 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 कामा एल्बुमिन, एल्बुमिन आदि का कोलाइडी विलयन, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसकी बात हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।